नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। इंडिपेंडेंस के टाइम पर लगभग 75% जो भारत की आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। ये वाली चीज़, ये वाली एनालिसिस हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। अब इसको कुछ और डिस्कस करने में इसको कुछ नया पर्सपेक्टिव बचता नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड डिप्लॉयड होने के बावजूद, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, लाइक इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पेस्टिसाइड्स डालना है, इसका ज्ञान किसान को नहीं था। और सरकार ने भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे किसानों को ये बेसिक चीज़ें, बेसिक एस्पेक्ट सिखाई जाए। ठीक है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वो आज भी, या उस ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा, इट यूज़ टू डिपेंड ऑन मॉनसून। और अगर बारिश अगर बहुत बेकार हुई है किसी क्रॉपिंग सीजन जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी बारिश की, तो फार्मर्स जो हैं देवर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरीगेशन फैसिलिटीज़, और वो भी बहुत कम किसानों के पास थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कुल मिलाकर स्टैग्नेशन फेस कर रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, तब से ही फेस कर रहा था। लेकिन इसकी जो नींव जो तोड़ी गई स्टैग्नेशन की, वो तोड़ी गई थ्रू टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमने एक नए वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस करे। रेवोल्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन, और नई वैरायटी ऑफ सीड्स जो थे वो थे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, H5V सीड्स। ठीक है श्रेया, ये H5V वैरायटी ऑफ सीड्स का पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आना, जिसकी वजह से फसल की पैदावार मल्टीपल लेवल पर बढ़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार क्या आया। जैसे नॉर्मल सीड के साथ क्या होता था, ये देखो ये सीड है, एक ये सीड है, एक डायग्राम बनाकर मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से। अगर आप इसको देखो, ये एक नॉर्मल सीड है, ये वाला एक नॉर्मल सीड है, ये लेफ्ट वाला डायग्राम जो है, और ये जो एक हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड है। अब यहाँ पर क्या है, जब आप नॉर्मल सीड को डालते हो तो आपको एक पर्टिकुलर प्लांट में जो प्रोडक्टिविटी मिली वो यहाँ पर मिल रही है 1, 2 और 3 क्रॉप्स की, मान लो एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, हम एक ही अगर प्लांट को पकड़ रहे हैं तो। लेकिन H5V वैरायटी सीड में ये होता था कि आपको वही एक सीड डालकर जो पैदावार है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो जो क्रॉप्स जो देखने को मिलेंगे हार्वेस्ट के टाइम पर, वो मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज़्यादा। एक एग्जांपल देकर बस मैं आपको ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, और ऐसा होता था, डबल या ट्रिपल हो जाती है एक ही सीड डालने से प्रोडक्शन। तो श्रेया, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या चीज़ थी H5V वेराइटी ऑफ सीड्स का आना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पहली बार, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन को फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस करा गया, किसकी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करी गई एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्स्ट टाइम। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन पहली बार। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, गुड। फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में लाई गई। ठीक है, 1960s, पर्टिकुलरली 1964-65।
67 तक, ठीक है। इससे पहले एग्रीकल्चर की हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, आप जानते हो, ठीक है। और कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? बताऊँ अभी? राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री ने। ग्रीन रेवोल्यूशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर हमारी एग्रीकल्चर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त करी थी कि आप एक वक्त की रोटी खाओ, हो सके तो दूसरे वक्त की छोड़ दो ताकि किसी और का पेट भर सके। और उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो था जय जवान जय किसान, ठीक है। और एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसी चीज़ का जो फ़ायदा लेते हुए बेसिकली किसने हम पे अटैक कर दिया था उस टाइम पर? हमारे एग्रीकल्चर सिचुएशन बहुत ख़राब थी तो, लेकिन और उस टाइम पर कितने हम पे अटैक कर दिया था जब हम इकोनॉमिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान ने। चाइना का तो चलो रीज़न ये भी था कि ठीक है, चाइना के साथ तो हमारा जो अटैक था वो नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था और 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब पाकिस्तान के साथ बेसिकली उसने हम पे अटैक करा था। हमारी एक प्रॉपर वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। ये जो वॉर था उसके अंदर मीडिएटर कौन था? किसने आके लड़ाई सुलझवाई थी भारत और पाकिस्तान की? कहाँ से आ गया निर्वैर इस टाइम पर वर्ल्ड बैंक? नहीं, 1965 का युद्ध, यूएसएसआर आया था ना बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी को साइन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस देश गए थे और रात को सोते हुए वहां पर उनका निधन हो गया था। ताशकंद ट्रीटी, ठीक है, ताशकंद ट्रीटी। क्रोनोलॉजी याद रखा करो, हवा में कुछ भी आंसर मत दिया करो। ये तुम्हारे बेडरूम की डिस्कशंस नहीं चल रही हैं, ठीक है। मारे माना क्या जाएगा, है ही जब इंदिरा गांधी आंसर, मानने वाली क्या बात है? ये कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो थोड़ी ना चल रहा है। तो दिस रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ HYV वैरायटी ऑफ सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की एक लिमिटेशन मैंने आप सभी को बताई थी, अगर आपको याद हो। निर्वैर, मैंने आपको बताया था ना जब हम एग्रीकल्चर की डिस्कशन कर रहे थे, मीन्स ओरिएंटेड जो स्टडी आई की थी, हमने चैप्टर उठाया था, उस टाइम पर श्री हमने चीज़ पढ़ी थी ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वहाँ पर ना वैरायटी ऑफ सीड्स को फोकस नहीं करा गया है ना। लिमिटेड सीड्स है यहाँ पर, एक तो पैडी यानी कि राइस और व्हीट, और वो भी फिर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन में ही किसानों को उसका फ़ायदा मिला। और इसका फ़ायदा ज़्यादातर अमीर किसान ही उठा पाए, क्योंकि HYV वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा पानी की, ठीक है। और उन राज्य में ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया जहाँ पर किसानों के पास क्या था? फर्टिलाइजर्स को खरीदने के पैसे थे, पेस्टिसाइड्स को खरीदने के पैसे थे, केमिकल्स को खरीदने के पैसे थे, एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करने के पैसे थे, है ना। तो इसने एक एग्रीकल्चर, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा माहौल पैदा करा कि जिसमें एग्रीकल्चर जो था वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया और कुछ स्टेट्स में मतलब बेसिकली वो सिमट कर रह गया। तो कौन से स्टेट्स को ज़्यादा लाभ मिला एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर का कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन से उसका लाभ मिला? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ
फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है. द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज वेरी एसेंशियल अगर आपको HYV वेराइटी ऑफ सीड्स को डालकर खेती बाड़ी अगर अच्छी करनी है. फार्मर्स जो बेनिफिट कर सके फ्रॉम HYV वेराइटी ऑफ सीड्स, उनको अच्छी रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए थी, एज वेल एज पैसे की रिक्वायरमेंट थी कि वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को खरीद सके. अभी हर किसी किसान की बस की बात है क्या 1960 के दशक में ये काम करना? बताओ. ज़्यादातर किसान कैसा था विद रिगार्ड टू इरिगेशन फैसिलिटीज? मॉनसून डिपेंडेंट है ना. इरिगेशन फैसिलिटीज मैन मेड वाली तो वो ला ही नहीं सकता, वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट था. और क्या वो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स खरीद सकता है? नहीं, ज़्यादातर तो नहीं. तो एज अ रिजल्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली मिड 1960s में अप टू मिड 1970s HYV वेराइटी ऑफ सीड्स जो था इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स. यानी कि रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस के फ़ायदा ही यहाँ पर मिल रहा था किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिट द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, जहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती थी. तो सेकेंड फेज जब आया ग्रीन रेवोल्यूशन का मिड 1970s से लेकर मिड 1980s तक, तो HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इट बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंडिया कि इंडिया जो है फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर सके और इंडिया को निर्भर ना रहना पड़े, हाथ ना जोड़ने पड़े, भीख ना मांगनी पड़े अमेरिका जैसे देशों के सामने. PL 480 स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो या फिर किसी भी दूसरे देशों के ऊपर फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स. तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट इनफ. अगर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज कंज्यूम्ड बाय फार्मर्स देमसेल्व्स, अगर फार्मर्स ही इसको कंज्यूम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फिनोमेना बोलते हैं? अगर किसान अपने ही लिए उगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, सेल्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट. इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. तो अगर आउटपुट ज़्यादा हो भी जाए तो इट विल नॉट मेक मच अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल. इफ ऑन द अदर हैंड a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, higher output can make a difference in the economy. एक चीज़ मेरी पॉलिटी और मीन्स ओरिएंटेड डिस्कशन से याद है, मैंने एक एनालिसिस दी थी श्रेया के. उस टाइम पर मैंने बात ये करी थी कि सरकार हमारी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती और रहना भी नहीं चाहिए और रह भी नहीं सकती है, क्योंकि भारत के अंदर क्या हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है क्या भारत में? बिल्कुल होता है ना. एग्रीकल्चर लैंड अगर मैं ओन कर रखता हूं श्रेया, अगर आपके और मेरे पास कोई खेत है पंजाब में, मध्य प्रदेश में, निर्भय आपके और मेरे पास कोई खेत है, गुंजन आपके और मेरे पास कोई खेत है, ठीक है, हमारे अलग अलग खेत हैं अलग अलग हिस्सों में. अब हम मान लो कृषि प्रधान परिवार से हैं, मतलब हमारे बाप दादा पूर्वज सब खेती बाड़ी करते थे और हम किसान परिवार के लोग हैं, ठीक है. अब जो वो प्रॉपर्टी है, हम एक कच्चा पक्का मकान बनाकर रहते हैं, ईंटों का मकान वगैरह बनाकर रहते हैं, ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग वगैरह हमारी हो नहीं रखी है मान लो, और हम गांव में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बाप दादाओं के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं जितना हमसे हो सकता है. मेरा सवाल ये है, क्या वो जो कच्चा पक्का मकान है और जहाँ पर हमारे बाप दादा खेती बाड़ी कर रहे हैं वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो क्या वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हाँ बिल्कुल है. लेकिन गुंजन ऐसा क्यों होता है कि फाइक, आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है कि सरकार इज़ वेरी मच लेस इंटरेस्टेड कि वो ये आकर देखे फायका कि आपकी बालकनी कैसी बनी हुई है, आप अपने छत पे क्या कर रहे हो, आपके छत पे पानी तो नहीं भर गया है, आपके घर पे सीलन तो नहीं आ रही है. सरकार कभी भी कोई आता है फायका ऐसा कुछ करने? कोई MLA, कोई विधायक, कोई सांसद आता है ऐसा घर करने चेक करने? नहीं ना.
लेकिन सरकार इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हो जाती है निर्भय व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर की? सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने लगती है, इतना ज़्यादा समझाने लग जाती है, इंटरफेयर करने लग जाती है, इवन प्रॉपर्टी लेकर बड़े बड़े जमींदारों की इसने लेकर छोटे और मझले किसानों के बीच में बांट दी। क्या रीज़न बताया था श्रेया मैंने इसका? इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है सरकार? वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना श्रेया, मेरा खेत में मैं आग लगा दूं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं, जैसे एक बात बताओ वैसे, मतलब मुझे यस, देश में जो एक खेत है ना, जो खेत की ज़मीन है, एक्चुअली उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका एक टिकाऊपन, मतलब जो प्रोडक्टिविटी के साथ वो टिकी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको हो सकता है एक पेरोकियल माइंडसेट के साथ श्रेया एज अ ओनर हम उसमें ये सोचें कि क्या फ़र्क पड़ता है, आग लगा दो, भाड़ में गया, बंजर ज़मीन बना दो। लेकिन वो एक छोटे से छोटा खेत एक इंसान से लेकर हजारों लाखों इंसानों का पेट भर सकता है हमारा खेत, अगर हमें मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल उसका यूज करना आता हो। मानते हो इस चीज को? इसलिए सरकार ये दी थी ना एनालिसिस मैंने अच्छे से एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर, जब पहला मेंस चैप्टर स्टार्ट कराया था स्टडी आईक्यू वाली बुक से, है ना, याद होगा। तो ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को? गुंजन क्लियर? फायका ठीक है। तो फायका, अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसानों को इतना ज़्यादा क्यों समझाती है, जबकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी मर्जी, वो आग लगा दे पेट्रोल डालकर खेत में, सरकार को क्या लेना देना इस चीज़ से? तो आपका आंसर क्या होगा डिफेंड करने के लिए? इक्विटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि मार्केट में बेचा जाता है फार्मर्स के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस का कंसेप्ट श्रेया सिर्फ किन सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हो सकता है? देखो, एक तो आपने आंसर दिया सेल्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सेल्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिपीट करना जरा श्रेया, क्या होता है? जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं किसके लिए? खुद के लिए। एक सिंगल अनाज भी बेच रहे हैं बाहर? नहीं। लेकिन मार्केटेड सरप्लस हम करेंगे कब श्रेया? वो परिस्थिति कब पैदा होगी ये बताओ जरा हम सबको। यस, सरप्लस अमाउंट का मतलब क्या है कि आपने इतना उगा लिया कि आपकी और आपके घर परिवार की पूरे साल की पूर्ति करने के लिए, या फिर एक क्रॉपिंग सीजन की पूर्ति करने के लिए अनाज आपके पास भंडार उसके भर के रखे हुए हैं आपके घर पर या गोडाउन में। ठीक है। एक्स्ट्रा इतना बच गया है कि अब आपको लग रहा है कि इसको घर पे रख के क्या करना है, तो आपने क्या कर दिया, उसको बेच आए मार्केट में जाकर। तो श्रेया, मार्केटेड सरप्लस या कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टर्म में कोई फर्क होता है? बेस तो हम उसमें भी रहे हैं कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में, राइट? तो फाई का फर्क क्या होता है? फाई का फर्क क्या होता है? गुड, शाबाश। कमर्शियलाइजेशन में हम लोग, हाँ, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली हम लोग कैश क्रॉप को बेचते हैं। यहां पर हमारा लेना देना क्या है निर्वैर? कैश क्रॉप या फूड क्रॉप से नहीं है। हमारे पास निर्वैर यहां पर क्या है कि इतना एक्स्ट्रा बच गया है कि हम उसको रखेंगे तो वो बर्बादी है काइंड ऑफ, इतना ना कोई खाने वाला है ना ऐसे कोई मेहमान आने वाले हैं, और कितना ही खा लेंगे, तो बेटर ये है कि उसको बेच दो, हाथ में पैसा आ जाएगा 10 एक्स्ट्रा काम करने के लिए। ठीक है। तो गुड प्रपोर्शन ऑफ द राइस एंड द व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड जो कि अवेलेबल था एज मार्केटेड सरप्लस, इट वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। अब फूड ग्रेन के प्राइस डिक्लाइन कैसे हो गए? मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी अप्लाई करना श्रेया जरा। मार्केट में अभी तक अनाज जा नहीं रहा था अगर हम अपने लिए ही उगा रहे थे, अनाज भरपूर मात्रा में। देखो ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो इसको। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि अभी तक किसान जो मतलब आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हो रहा था अच्छा खासा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फायदा तो मिला, लेकिन किसान उसको अपने पास ही रखते थे अपने घर परिवार का गुजारा करने के लिए। ठीक है। अब यहां पर क्या है, धीरे धीरे करके जब मार्केटेड सरप्लस का कंसेप्ट बर्थ लेता है कि भाई किसान एक अपना और अपने घर परिवार का गुजारा करने के लिए अनाज को बचा पा रहा है, एज वेल एज उसके पास इतना एक्स्ट्रा है कि वो बाजार में बेच पा रहा है। तो अब बाजार में जब अनाज जाना शुरू होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा प्राची? अभी तक वो अनाज किसान के घर परिवार के अंदर था, उसी की रोजी रोटी का इंतजाम वो कर रहा था वो अनाज, लेकिन अब वो मार्केट में जाना शुरू कर रहा है। श्रेयस का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका?
यस, यस। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेसिकली जैसे निर्भय ने बोला, सप्लाई की जो अभी तक कमी है वो सप्लाई आ जाएगी। डिमांड थी क्या? डिमांड थी अनाज की। उस टाइम पर प्राची खाना खाते थे लोग? खाना तो खाते ही थे। कम खाते थे। हाँ, अवेलेबिलिटी कम थी। क्यों थी अवेलेबिलिटी कम? पहले एक तो एग्रीकल्चर हालात इतने अच्छे नहीं रहे, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अच्छे हुए भी हालात, तो ज़्यादातर किसान अनाज को बचा कर रखते थे। तो श्रेया, डिमांड शुरू से बहुत ज़्यादा, लेकिन सप्लाई की अगर जब किल्लत थी तो प्राइस के साथ क्या हुआ? प्राइस बढ़ रहे थे। डिमांड ज़्यादा है श्रेया, सप्लाई कम है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से मत बोलो श्रेया, वो अभी मार्केट में जाने तो चाहिए ना। पहले किसान अभी बेच ही कहाँ रहा है उनको। मार्केट में सरप्लस का जब तक कंसेप्ट नहीं आया तब तक तो वो अपने पास ही रखा हुआ है। तो अनाजों की किल्लत यानी कि बाजार में है। ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन जो मतलब मान लो कि खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं और जो घर परिवार को चलाने के लिए कुछ और व्यवसाय साधन वगैरह काम धंधा कर रहे हैं, हमें तो खरीद के लाना पड़ेगा अपनी कमाई से, है ना, अनाज को। तो वो अनाज हमें कैसे मिलेंगे? महंगे मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट में सरप्लस का कंसेप्ट आया और जब सप्लाई बढ़ी अनाज की मार्केट के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ फिर फायदा? डिमांड ज़्यादा ही थी, सप्लाई भी बढ़ गई उसके उसको मैच करने के लिए। इम्पैक्ट क्या हुआ? प्राइजेस कम हो गए। अच्छा, मुझे मुझे एक मिनट बताता हूँ। मुझे एक ज़रा एक चीज़ बताओ फायका, कि जैसे सरकार ना गरीब लोगों को राशन दे देती है फ्री में, सुना होगा आपने ना, राशन कार्ड बनते हैं गुंजन के, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं इनके लिए। 3-3 रुपए में, 2-2 रुपए में 25-25 किलो चावल, 20-20 किलो आटा, ऐसा ये सब कुछ मिल जाता है। राइट आर्यन, ऐसा होता है? तो आर्यन, मेरा सवाल ये है कि ये सरकार अफोर्ड कैसे कर पाती है? जैसे इस जमाने में तो एकदम से तो गरीब लोगों की मदद करना या फेयर प्राइस शॉप खोलना, ऐसे तो सरकार स्टार्ट नहीं कर पाई। पहले मुझे ये बताओ जरा आर्यन, इस जमाने में ये चीज एकदम से बढ़ क्यों नहीं रही कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फेयर प्राइस शॉप्स खोल दी गई और राशन गरीब लोगों को फ्री में बंटने लगा इतना इतना? ऐसा क्यों? देश में था ही कहाँ कुछ। अनाज अभी प्रोड्यूस होना शुरू हो रहे हैं ना। लेकिन फायका, आंसर मी, कि ये चीज़ अब पॉसिबल कैसे हो पाती है कि मतलब सरकार किस बेसिस पर दे देती है इतना अनाज वगैरह इतने कम चीप रेट्स पर? चलो, अनाज दे देती है वो ठीक है, आप कहोगे बहुत ज़्यादा सर प्रोड्यूस होता है मतलब वो करके, लेकिन ये वाई दिस चीप रेट, या फिर इतना ज़्यादा अनाज क्यों? 3-3 रुपए में 25-25 किलो चावल कैसे? अरे नहीं, पर किस बेसिस पे भाई? प्लान करने से क्या होता है? कहाँ से खरीदती होगी तो किसानों के पास कहाँ से आ रहा है ये? और किसान क्यों बेच रहे हैं सरकार को? किसान सस्ते में क्यों बेचेगा सरकार को? हाँ बताओ निर्भय, आप क्या कह रहे हो? मेरा क्वेश्चन समझ पाया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ही कह रहा हूँ, इस ज़माने से लेकर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इस ज़माने से लेकर आज के ज़माना अगर आप देखो, सरकार इतनी सक्षम है श्रेया कि वो राशन कार्ड वगैरह बनाकर निर्भय 25-25 30-30 किलो अनाज बिल्कुल एक नॉमिनल रेट पर 2 से 3 रुपए पर गरीब लोगों को, जो कि बीपीएल हाउस होल्ड होते हैं, उनका बीपीएल कार्ड बनता है। श्रेया में पढ़ा था ना, मीन्स के उसमें हमने पढ़ा था गवर्नेंस वाले उसके अंदर, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए जो कार्ड इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था, हाँ उसके नितिन सिंघानिया के अंदर। तो उनको ये कार्ड वगैरह बनाकर ये राशन कार्ड्स वगैरह मिलता है और उनको इतने इतने अनाज वो दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार ये अफोर्ड कैसे कर पाती है इतना इतना अनाज भंडार बांटना इतने कम रेट पर? एमएसपी, एमएसपी कहना चाह रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है, वो ठीक है, गुंजन भी काइंड ऑफ यही बोल रही थी, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्टेबल आंसर ये 25%, लेकिन ठीक है। और कुछ बताओ। हाँ, ये रीज़न है, रिजर्व स्टॉक नहीं, बफर स्टॉक मतलब बेसिकली। ठीक है, हमारे देश के पास मतलब उसके लिए टर्म जो श्रेय यूज़ होती है, रिजर्व स्टॉक बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो बफर स्टॉक है, मतलब बस करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो बफर स्टॉक बेसिकली है कि हमारे पास अनाज के ना भंडार पड़े हुए हैं। मतलब अब क्या होता है देखो,
अगेन इसको मैक्रो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल में अगर आप इसको अप्लाई करो, मतलब बेसिकली माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप इसको अप्लाई करो, सप्लाई अब इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट है, ठीक है, डिमांड जो है वो इतनी है, तो प्राइजेस के साथ बताओ आप क्या होगा। मैंने आपको ये पूछा ना कि इतने सस्ते रेट पर सरकार अफोर्ड कैसे कर पा रही है उनको बांटना, प्राइजेस के साथ क्या होगा। सप्लाई है इतनी, डिमांड है इतनी, प्राइस के साथ क्या होगा। अरे कैसे बढ़ेगी बाजार में सामान बहुत ज्यादा अवेलेबल है फायका, बहुत ज्यादा, ठीक है, करोड़ों चिप्स के पैकेट बाजार में अवेलेबल हैं, खरीदने वाले सिर्फ उसको 100 या 1000 लोग हैं। सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, सस्ता होगा ना, ठीक है। तो प्राइसेस के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे प्राइसेस। लेकिन ये वाली चीज के हम लोग क्या, हाँ, जब डिमांड नहीं होती ना इतनी ज़्यादा, तो फिर सामने वाले को लगता है ओवर प्रोडक्शन करने की वजह से वेस्ट हो जाएगा, तो वाई नॉट टू गिव इट ऑन सेल। ये आप गारंटी दे सकते हो कि इतनी डिमांड नहीं आएगी तो हम इतना ना उगाएं। देखो किसी ना किसी एक पार्टी का फायदा, किसी ना किसी एक का नुकसान होता है। अभी जैसे इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है, अब नुकसान आपके ऊपर है, लोगों की कमाई वहीं की वहीं अटकी हुई है। सैलरी इतनी जल्दी जल्दी श्रेय बढ़ती है क्या, जितने मार्केट में रेट्स बढ़ते हैं छोटे छोटे कमोडिटीज के, गुड्स के, आर्टिकल्स के, सर्विसेज के। सिर्फ एक लोगों को इसका फायदा मिलता है फायका, सरकारी अफसर को, जिसकी हर 6 महीने के अंदर सैलरी बढ़ती है, महंगाई भत्ता उसको मिलता है। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है ना फायका, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कोई होता है किसी भी लेवल का, उसको एक इन्फ्लेशन का रेट जिस तरीके से बढ़ता है उतनी उसकी सैलरी में हर 6 महीने में वैल्यूडेशन होता है। तो लो इनकम ग्रुप्स who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in the relative prices। कैसे उनको फायदा मिला, मार्केट में अब क्या होने लगा, अनाज जाने लगे, डिमांड तो थी उनकी बहुत ज़्यादा, अब बेचारे गरीब जो लोग थे, लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा अपना खाने पीने पे करना पड़ता था, अनाज खरीदने पे करना पड़ता था, उनकी मेजर इनकम इसी चीज़ में चली जाती थी। अब उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली। श्रेया, पेट्रोल की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी हुई है। पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, 95-96 रुपीज़ का चलता है यूपी में, और भी यूपी में आई थिंक सबसे महंगा है। क्यों है इतना महंगा, स्केयरसिटी की वजह से। और पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में डिटरमाइन कैसे होते हैं, हमारे पास हैं तेल के कुएं हैं हमारे पास इंडिया में, ओपेक कंट्रीज डिसाइड करती है बेसिकली, और उसके हिसाब से फिर हम मैनेज करते हैं। और अभी जैसे जो सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे अभी जैसे ईरान इजराइल का वॉर छिड़ गया, चल रहा है ना अभी आजकल, कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका। अब तो हालांकि एस्केलेट हुआ था, अब तो कूल डाउन होने लगा है, बड़े बड़े देश आ गए हैं सॉल्व करवाने। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस को और शूट अप कर देते हैं, ठीक है। और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है कि नहीं है ठकुराइन, क्रूड ऑयल पेट्रोल जैसी चीज एक लिमिटेड रिसोर्स है ना। तो इसके प्राइस क्या कभी कम होंगे, कैन यू एक्सपेक्ट आर्यन कि पेट्रोल जो है आने वाले समय के अंदर आपको 30 रुपए 20 रुपए पर लीटर देखने को मिलेगा, नहीं ना। तो अगर पैसा कमाना है तो मेरी एक फ्री टिप ले लो, क्रूड ऑयल के बॉन्ड्स खरीद लो, 10 साल तक उसको होल्ड करके रखो और अच्छा पैसा कमाओ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortages, ठीक है। और इस स्टॉक को क्या कहा गया,
किस नाम से हम जानते हैं? बफर स्टॉक। हमेशा वेजिटेबल, फ्रूट्स या अनाजों की कीमत मार्केट में कब बढ़ जाती है? सब्जी वाला अगर, प्राची आपको धनिया नींबू मिर्च दे रहा है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी दे रहा है, वो कह रहा है कि प्याज अभी तक आप उससे 100 रुपये की लेते थे और अब वो कह रहा है कि एकदम से आज से ये 125 रुपये, 130 रुपये, 40 रुपये की हो गई है, तो ये क्या शो करता है? डिमांड उतनी ही है, डिमांड उतनी ही है, ठीक है, सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, सप्लाई पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, ठीक है। हमेशा डिमांड और सप्लाई को मैनेज कौन करता है श्रेया? डिमांड और सप्लाई को मैनेज कौन करता है? कौन बताएगा कि किसको कितनी सप्लाई करनी है? कौन बताएगा किसको कितनी डिमांड रेस करनी है? कौन बताता है ये? शाबाश आर्यन, एक्सीलेंट। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। अच्छा, ये आर्यन कभी सोचा आपने, जैसे मतलब मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि आर्यन आप ये बताइए कि इनविजिबल हैंड ये वर्क कैसे करता है, आपको क्या लगता है? एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपके पास जो कस्टमर का बेस आएगा उनकी क्या डिमांड रहेगी? हाँ, टारगेटेड पॉपुलेशन के बेस पर। मैंने इसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आप लोगों को, अगर याद हो। निर्भय, मैंने बताया था ना, सुबह सुबह जहाँ से भी हम दूध लेने जाते हैं, मदर डेयरी अमूल का लेकर आते हैं, डेयरी से लेकर आते हैं, कैसा भी, चाहे आप डोरू वाला दूध अपने एरिया में आप लोग लेकर आते होगे, एक ग्वाले को जो कि काऊ बफेलो की फार्मिंग करता है, जिससे जिससे आप एक डोलू लेकर जाते हो, दूध लेकर आते हो, एक मदर डेयरी अमूल वाली डेयरी वाले को, श्रेया, उसको पता रहता है ना कि ऑन एन एवरेज लोग मेरे पास इतना ही आते हैं, है ना। अगर कोई एक ओकेशन होती होगी, होली, दिवाली या कोई फेस्टिवल है, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो उसको पता रहता होगा कि लोगों के घर में अब खीर बनेगी, पकवान बनेंगे, दूध दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो जो पीछे से सप्लायर आता होगा वो बोलता होगा ना कि भाई 40 पैकेट या 100 पैकेट एक्स्ट्रा रख जा इन सब चीज़ों के, राइट? ऐसे ही होता होगा, है ना। और फिर जैसे वो ओकेशन निकल जाती होगी या फिर उसका इम्पैक्ट कम होने लग जाता होगा, तो वो दोबारा कहता होगा कि कल से भाई तो इतना ही देती हो, है ना। ये जो पर्सन जो कर रहा है ना, जैसे पीछे सप्लायर को जो बता रहा है, या फिर वो अपने उसमें दुकान पे इतना ही वो रख रहा है माल, तो वो क्या है, वो टारगेट, जैसा कि आपने बोला था आर्यन अभी, टारगेटेड पॉपुलेशन वाली बात, तो वो टारगेट पॉपुलेशन को अपने जानता है कि लोग उससे कितनी क्या डिमांड करते हैं। अब मान लो दिवाली के टाइम पर श्रेया, हमारी दुकान पर कुछ लोग आए और हमारी मिठाइयों की दुकान है और हमारी मिठाइयों की सेल दिवाली के टाइम पर एकदम से बूम कर गई, तो क्या हम अपने वर्करों को श्रेया ये बोल देंगे क्या कि तुम रोज़ अब इतनी मिठाइयाँ बनाया करो पूरे साल? बेस्ट स्ट्रेटजी हमेशा डिमांड सप्लाई की क्या होती है? एज अ प्रोड्यूसर, जितनी डिमांड आपके पास आती है आप उससे हमेशा एक क्वांटिटी कम करके चलो। जब आप शाम को कभी लेट हो जाओ, दिन में आप दूध दही वगैरह नहीं ला पाए और मम्मा आपको भेजे आपकी कि दुकान से जाकर ये सामान लिया, वो लिया, या फिर इस टाइम अब 8:30 बज गए, 9 बज गए, रात को पता नहीं दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप 2-4 दुकानें गए, उनमें से 90% लोगों ने ये बोला आपसे, दुकानदारों ने, कि सॉरी भैया ख़त्म हो गया, कल सुबह आप जल्दी ले जाना। वो दुकानदार, इसका मतलब स्मार्ट और प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, उसने बेवकूफ़ी करके भंडार नहीं भर लिया। रात को बैठ के 6 दूध की थैलियाँ एक्स्ट्रा बच गई तो फाड़ के पिएगा थोड़ी ना उनको, कि बच गया तो चलो भाई इसको कैसे भी करके मैंने निपटाना ही है। ये तो चीज़ एक पेरिशेबल आइटम में आ जाती है ना, क्यों फेंका, ख़राब हो जाएगी ना अगर ज़्यादा रखा जाए, और ज़बरदस्ती थोड़ी ना पीना है, अगली सुबह उसका ही पेट खराब है, वही दुकान नहीं खोल पाया। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या, सिर्फ स्मार्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है, एक दुकानदार अगर ये दुकान चलाए तो मतलब बेसिकली आर्यन एक पहचानने का तरीका है कि इनविजिबल एंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है ना। कंडीशनल मतलब नहीं नहीं, कंडीशन क्या दिख रहा है, बचा ही नहीं है ना उसके पास, मैं वही तो कह रहा हूँ।
बचा ही नहीं है। वो दूध की थैलियाँ कोई रात को स्वागत मनाने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है। अगर होगा उसके पास तो ऑब्वियस ही बात है, वो जो भी दुकानदार उसके पास आया हुआ है उसको दे देगा। तो while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk. One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers, since only the big farmers could afford the required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution. यानी कि वो छोटे और बड़े किसान फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्हीं किसानों को मिला जो कि बेसिकली जो इनपुट्स थे उनको अफोर्ड कर सके। इनपुट्स क्या थे? एक तो HYP वैरायटी ऑफ सीड्स को खरीदना, फ्री में मिलेंगे कि पैसों में मिलेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज को सेटअप करना सस्ते का सौदा है या महंगा सौदा है? महंगा। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें एडिशनल बर्डन क्रिएट करेंगी। कितने फार्मर इन सब चीज़ों का अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर ऐसे केस में अगर श्रेया खेत अगर मिल भी, मतलब जो प्रॉपर्टी जो लैंड होल्डिंग्स जो बेसिकली मिली छोटे और मझले किसानों को, जो सरकार ने जो बांटी, खेत को जोतने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले मुझे बताओ मैन पावर वाली बात। मैन पावर, ट्रैक्टर मैन पावर होता है? अरे खेत को कैसे जोतेगा? छुरी काटा चम्मच लेकर जाएगा खेत को जोतने के लिए? एक सेकंड। नहीं, चलना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चलना चाहता अपनी मर्जी से। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ या कैपिटल नहीं है उतना, तो बैल के थ्रू मतलब बेसिकली खेत को जोतेगा, बैल और हल के थ्रू। एक बैल की कीमत कितनी होती है? काऊ बफेलो की कीमत, कैटल की कीमत कितनी होती है, मतलब बताओ आप, है ना? उस जमाने में अगर हम मान लीजिए थे, आज 80,000 1 लाख एक महंगी रकम है किसान के लिए। मतलब 1.5 लाख, काइंड ऑफ 1.5 लाख से 1,80,000 तक की इन्वेस्टमेंट लग रही है ना? ये एक महंगी इन्वेस्टमेंट है आज भी। और उस जमाने में जो भी रेट चल रहा हो, उस जमाने के हिसाब से वो वाला रेट महंगा होगा जो उधर चल रहा होगा। और ट्रैक्टर कितने का आता है? एक एस्कॉर्ट्स का ट्रैक्टर या किसी भी चीज का ट्रैक्टर जो कंपनीज होती हैं, कितने का आता है? 20-35 लाख का पड़ता है। छोटे से छोटा बेसिक अगर आप पकड़ लो 15 से 20 लाख का तो पड़ेगा ट्रैक्टर, राइट? किसके पास इतनी लागत होती है श्रेय लगाने को? और किस्तों पे अगर बनवा भी लिया जाए ट्रैक्टर तो फायका एग्रीकल्चर एक परमानेंट बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम है या फिर एक रिस्की बिजनेस है? इस साल अगर आपकी खेती बड़ी अच्छी हुई है, किस्तें अगर आपकी ट्रैक्टर की निकल गई हैं, आप अगले साल की गारंटी ले सकते हो? तो प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या होती है किसानों को? प्रॉपर स्ट्रेसफुल लाइफ अगर आप देखो, अगर भारत के इतिहास में गंभीर स्ट्रेसफुल लाइफ, उससे काफ़ी ज़्यादा जूझा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा सिर्फ यही वर्ग किसान, मतलब किसानों की कैटेगरी सिर्फ यही जूझी है, सिर्फ तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक यस किसान उस दौर से निकले। प्रूफ इसका ये है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड, ठीक है? मोरओवर HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, तो इसके लिए हमें पेस्टिसाइड वगैरह चाहिए होते हैं। एंड स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ अपना लूज कर जाएंगे अगर एक भी पेस्ट अटैक अगर हो गया तो। कीड़े वगैरह कैसे फसल को बर्बाद कर सकते हैं, ये हमने देखा था साउथ इंडिया में जब भुट्टे की खेती हुई थी श्रेया 2018 और 19 में। PMFIS और ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो कौन सा पेस्ट अटैक हुआ था उस भुट्टे के ऊपर, मेज की कल्टीवेशन के ऊपर? हाँ, क्या?
वाइट कहाँ, ये निर्भर कहाँ से नाम लाते हो, ये कहाँ से, कहाँ आया वाइट बग, कहाँ पढ़ा है मैंने वाइट बग, किसका अटैक हुआ था? फ्लाई बॉम्ब, फॉल आर्मी बॉम्ब, वो कह रही आर्मी, आर्मी बॉम्ब बोला, आर्मी है इंडियन फोर्स आई थी ना खेत को बर्बाद करने। और जैसे अभी वो लॉकडाउन के टाइम पर वो नहीं हुआ था ना कि यूपी वगैरह के खेत को, बिहार वगैरह की फसलों को काफ़ी ज़्यादा वो बर्बाद कर रही थी, वो टीटीओ का अटैक हुआ था, छोटे छोटे कीड़े थे तो रातों रात पूरी फसल को खा जाते थे, वाइप ऑफ कर देते थे। तो इस तरीके से किसान की जो लागत जो लगी होती है वो बेसिकली पूरी ख़त्म हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं रह जाता करने को। फ़ायका, अगर हमारे फसल हमारी वजह से नहीं लेकिन इस तरीके की पेस्ट अटैक वगैरह या फिर दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगर ख़राब हो रही है, हमें कुछ हेल्प या कुछ कंपनसेशन मिल सकती है सरकार की साइड से? मतलब जैसे एक तो हो गया कि हमारी गलती की वजह से बर्बाद हो गई, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर बर्बाद होगी जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो सरकार सबको ऐसे बांटती फिरेगी क्या पैसे? देती है ना, है ना, मिलते हैं ना। तो श्रेया वो योजना कौन सी है, कौन सी स्कीम है वो जिसके अंतर्गत किसानों की जो फसलें हैं उनकी इंश्योरेंस होती है और ऐसी कोई भी आपदा अगर हो तो उनको एक फेयर अमाउंट, एक कंपनसेशन अमाउंट उसका मिल जाता है? कौन सी योजना है वो सरकार की? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू, जो कि सरकार ने स्टेप लिए। गवर्नमेंट ने कर रखा, गवर्नमेंट ने किसानों को लोन देना स्टार्ट करे, छोटे किसानों को एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है श्रेया। लेकिन बैंक तो डिस्करेज होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि किसान से जो लोन, किसान को जो लोन दिया जाएगा वो तो वापस मिलना मुश्किल है। हर एक अच्छे बैंक को ये चीज़ पता है। बैंक लोन, सरकार जैसे कह रही कि सरकार ने लोन दिया, अब सरकार थोड़ी ना लोन देती है, लोन तो बैंक देती है। हमने पढ़ा भी था नितिन सिंह ने की बुक में। तो श्रेया, मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर कि बैंक तो डिस्करेज होंगे, वो तो लोन देंगे नहीं, तो किसानों को लोन कैसे मिल रहा है फिर? एक अच्छा बैंक है वो जानता है ना श्रेया, किसान को दिया हुआ लोन मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लॉस मेकिंग सिचुएशन है वो, है ना। लेकिन क्यों दे रहे हैं फिर लोन? कहाँ से जा रहा है लोन ये? हाँ दिया जाता है, लेकिन क्यों? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। दे तो रही है लेकिन क्यों? फिर सवाल है मेरा, क्यों? मनी इन बैंकिंग में क्या पढ़ा था हमने? पीएसएल बताओ, फुल फॉर्म याद है? वो कंडीशन थी ना कि अगर तुम्हें बैंक के लाइसेंस चाहिए अगर, और आप ही ब्रांचेस एक्सपेंड करनी है, मिनिमम कितना परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर पे रखना पड़ेगा। और उसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर पे सबसे पहला कौन सा सेक्टर आता है? एग्रीकल्चर, याद आया? ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स सो दैट स्मॉल फार्मर्स कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स। और कैसे कैसे इनपुट्स चाहिए फाइका में एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए? हाँ, एच वाई वी वेराइटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, और कौन सी फैसिलिटीज? इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। गुंजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इरिगेशन? अब बताओ क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, कुल मिलाकर पानी, बेसिकली पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो एक उसकी कैटेगरी में आ जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज। सिंस द स्मॉल, हाँ क्या क्या फायदा? एस एस जी, हाँ हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप का किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन जानना चाह रहे हो? किसी
फार्मिंग में देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन होता है, फार्मिंग हो चाहे कोई सा भी सेक्टर, उनका ये होता है। इसके बारे में भी मैं इन लोगों को पढ़ा चुका हूँ गवर्नेंस वगैरह में। सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते हो वैसे आपके होता क्या है? मान लो कि आसपास पड़ोस में 4-5 औरतें हैं, 4-5 मर्द हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया अपना अपना कि हम पापड़ अचार और इन सब का जो काम करेंगे। तो उसका बेसिकली ये होता है कि मान लो कि आप एक पर्सन हो जिसके पास ट्रैक्टर है, लेकिन जिसकी खेत में अब एक उपजाऊ भूमि नहीं बची है, वो बर्बाद है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता है, खेती बाड़ी लिमिटेड ज़मीन के ऊपर भी कैसे होगी और मैं फसल की पैदावार ज़्यादा करके कैसे दे सकता हूँ, इसकी नॉलेज मुझे है। ऐसे ही करके हमारे पास जो 5-6 जो लोग हैं इस ग्रुप में, उनके पास सबके पास एक यूनिक चीज़ है, और हम पाँचों मिलकर अगर एक, आपने क्योंकि मुझसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पैक्ट एक खेती बाड़ी के रिलेटेड पूछा, इसलिए मैं खेत का एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। तो जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, जिसकी जुगाड़ बहुत अच्छी अच्छी कि मैं तुम्हें सस्ते में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वीडिसाइड दिलवा सकता हूँ। कोई पर्सन ये कहेगा कि हम क्यों इरीगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह के ऊपर वो खर्चा करें, मुझे जुगाड़ करनी आती है, तो मैं ड्रिप इरीगेशन या फिर कैसे ना कैसे करके हम नॉर्मल तालाब वगैरह से या फिर कहीं से भी घर का पानी कनेक्ट करके खेतों तक लगा देंगे। वो जिम्मेदारी मेरी कि कैसे क्या करना है, कहाँ से सस्ता वाला पाइप लेकर आना है, क्या करना है। तो कुल मिलाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में 5-6 लोग या जितने भी ग्रुप के मतलब उस ग्रुप में लोग होते हैं, वो जुगाड़ कर कर एक दूसरे की हेल्प इस कदर करते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर वो हाथ मारे तो उस काम धंधे को, उस बिजनेस को बढ़ा दें। और फिर जब केक कटता है फिर वो सब में बढ़ता है, यानी कि जब वो प्रॉफिट आएगा फिर सारे मेंबर्स में इक्वल तरीके से बढ़ता है। ये होता है किसी भी एसएचजी का फंडा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंडा। इसमें बड़ी सारी औरतों को हमारे देश में एक वो मिल जाता है, साधन मिल जाता है पैसे कमाने का। कि जैसे उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, या फिर छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं कि किसी का कोई हस्बैंड है वो मतलब बेसिकली रेडी चलाता है या रिक्शा चलाता है और परमानेंट काम नहीं है, आइसक्रीम की फैक्ट्री में अभी तक काम करता था, 6 महीने मालिक ने काम करवाया, अब 6 महीने खाली बैठा हुआ है। तो उस केस में जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट आया है, उसने औरतों को बहुत सक्षम भी बनाया है। बनाया तो सभी सक्षम सोसाइटी को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट होता है, लेकिन औरतों को बेसिकली क्या है कि कॉन्फिडेंस दिया घर से बाहर निकलने का और अपने टैलेंट को उजागर करने का। गांव की जो औरतें जो कि पापड़ वगैरह बनाना, अचार वगैरह बनाना बहुत अच्छे से जानती हैं, झाड़ू वगैरह बनाना, कारपेट का काम करना, सिलाई मशीन का काम करना, आसपास की औरतों के सूट, साड़ी, सलवार, या फिर जो साड़ी में पीको लगता है, ब्लाउज़ वगैरह सिलना, इन सब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेजर जो वो है ना कमाई के साधन औरतों के हाथ में, वो इन सारी फील्ड से रिलेटेड है। और उसने सारी औरतें जैसे ग्रुप में मिल गई, कॉमन उन्होंने अपना एक फंडिंग पूल बनाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी कि चलो मान लो कि सबसे पहले एक औरतें हैं जो वो सिलाई में बहुत माहिर हैं या पापड़ के धंधे में बहुत माहिर हैं, सबसे पहले उनको रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स और सिलाई मशीन वगैरह भी लेकर आनी पड़ेगी। सबने 100 रुपये 500 रुपये डाले, इनिशियल मशीनरी या सेटअप पूरा हो गया। उसके बाद आराम से जो भी प्रोडक्शन करी उसको जो बेचा, तो 1-2 महीने के अंदर जो लागत लगाई थी वो सब पहले सबके हाथ में आ गई। उसके बाद जो भी मिलने लगा वो प्रॉफिट मिलने लगा। तो एक औरत के हाथ में तो एक ऐसा होता है कि एक औरत मतलब ऐसा माना जाता है ना कि लक्ष्मी का ग्रुप होती है, वो तो घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। 500 रुपये भी उसके हाथ में आए तो उसके हाथ में बरकत इतनी होती है कि वो 5,000 के बराबर उसको खर्च करना जानती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक औरत को सक्षम बहुत बनाया है, विमेन एम्पावरमेंट का एक माध्यम बहुत है। हाँ, अब आप बोलो भाई का क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। सरकार की स्कीम्स भी है इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे। वैसे तो इन लोगों को मैंने एक छोटी सी हिंट दी थी गवर्नेंस में, लेकिन हमारे डेडिकेटेड टॉपिक है जीएस पेपर 2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके ऊपर मैं 60-70 पेजेस का एक मटेरियल आपको दूंगा, वो पढ़वाऊंगा मैं आपको, जिससे आप एसएचजी के बारे में पूरा माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, आउटपुट ऑन स्मॉल फार्मर्स, अब तो ये देखो ना बैंकों से लोन वगैरह मिलने लगा लो इंटरेस्ट रेट पर, अब वो सारी चीज़ें वो खरीदने लगे। तो स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, तो इसकी वजह से हुआ क्या, आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म्स इक्वल द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म्स इन कोर्स ऑफ टाइम। वही चीज़ है ना कि जैसे अब इनके हाथों में बरकत होने लगी, फार्मर्स के हाथ में, कि जितना एक बड़ा फार्म लैंड जितनी प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहा है, अब इनको ये सारी चीज़ें जो मिल गई, तो एचवाईवी वेराइटी ऑफ सीड्स की वजह से फसल की पैदावार वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। डायग्राम मेरा याद रखो, ये है ना, 2 गुना 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जितनी बड़े ज़मीन की, बड़े खेत की पैदावार होती थी, अगर उसका 50% साइज़ का भी एक खेत है,
तो फार्मर्स जब से उनको ये सस्ते रेट पर लोन वगैरह मिलने लगा और जब वो इनपुट्स अपना खरीद कर लाने लगे तो क्या होने लगा, उसकी वजह से इनकी फसल की पैदावार उतनी हो गई जितने एक बड़े खेत पर होती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स, द रिस्क ऑफ स्मॉल फार्मर्स बीइंग रूइंड, जब उनका पेस्ट अटैक वगैरह हो जाता था उनके खेत पर, इट वॉज कंसिडरेबली रिड्यूस बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और आगे चलकर ऐसे कौन सी रिसर्चेज हुई श्रेया, ऐसे कौन से क्रॉप्स और ज़्यादा आने लगे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि जहाँ पर पेस्ट अटैक वगैरह कम हो या फिर बेसिकली और अच्छी तरीके से फसलों को उगाया जाए। शाबाश, उनके जीन्स को ट्रांसफॉर्म करके, है ना, जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। श्रेया लेकिन इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिली पूरी की पूरी क्या? ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में जानोगे अभी। ये बायोटेक्नोलॉजी की दिशा में जैसे HYV वेराइटी ऑफ सीड्स आए थे ना गुंजन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था। कुछ तो क्रॉप में बात होगी ना कि वो फसल की पैदावार दुगनी कर दे रहा है, ऐसे एक स्पेशल तरीके से जीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए हर एक प्लांट और क्रॉप के भी तो जीन्स होते हैं, उसके अंदर भी तो DNA मटेरियल होता है ना, उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बॉन्साई, परफेक्ट एग्जांपल, अगर आप इतना समझ गए तो ठीक है। फिर जैसे बॉन्साई प्लांट्स में करा जाता है। फाइका, डू यू नो व्हाट इज बॉन्साई? नहीं पता? स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखिए। पर तुम्हें कहाँ सीन याद होगा जब इतना सोचने में टाइम लगा रहे हो। देखो मैं दिखाता हूँ बॉन्साई पैनियन का, बरगद का बॉन्साई दिखाता हूँ। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है फायका, राइट, काफ़ी लंबा, और लंबा तो नहीं मतलब बहुत मोटा सा पेड़ और बहुत फैला हुआ पेड़ होता है, राइट। जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से, आप अपने एक हाथ को इमेजिन कर लो एल्बो तक, ठीक है, अपनी फिंगर टिप से लेकर एल्बो तक इमेजिन कर लो, इतना बड़ा बस ये पेड़ है, बरगद का ही है। हमने इसकी साइज को कभी बढ़ने नहीं दिया। मैंगो का दिखाऊं कितना प्यारा दिखता है। आम का पेड़ कितना बड़ा कितना लंबा होता है, सेम इसकी प्रोडक्टिविटी होती है फायका, सेम सब कुछ इसके अंदर होता है, बस हमने इसकी साइज को बढ़ने नहीं दिया होता है। अब आप ये कहो ये कैसे? जानबूझ के हमने इनके अंदर बोनापन जो इनका है, जो डॉर्फिज्म है, वो बरकरार करके रखा हुआ है थ्रू मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी सी मतलब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके इस फील्ड में। तो ऐसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन होते हैं। तो श्रेया, मतलब मेरा सवाल ये था कि हम इसकी एक्सेप्टेब, मतलब इसको एक्सेप्टेबल क्यों नहीं बनाते इतना ज़्यादा? हो सकते हैं, मतलब बेसिकली डर है हमें कि अगर बॉडी के अंदर जाएगा और लंबे समय तक जाएगा तो इंसान के DNA को या फिर उसके जीन्स को अल्टर करके ना रख दे। नहीं करते हैं, पसंद की बात नहीं है, देखो ये डर है, मतलब बेसिकली टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का तो ये भी कहना है कि ये जो केमिकल्स वाले जो अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे लोगों को राहत देगा, निजात देगा, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्टेबिलिटी वाली वो चीज़ है, ठीक है। कैमरे की स्टडी याद है श्रेया? है ना, बंदर और शेर पे, मतलब कि उसके जीन और इंसान के जीन को मिलाकर अब एक बच्चा पैदा करा जा सकता है। ऐसा पॉसिबल हो गया, फायका भी स्टडीज़ आ गई हैं, ठीक है। कैमरे की स्टडी हम उसको कहते हैं कि आप एक जानवर के DNA को इंसान के DNA के साथ मर्ज करवाकर एक जीन बनाकर पूरा अपनी वो क्वालिटी अपने एक बच्चे में डाल सकते हो। तो उसमें क्या होता है फायका, अगर आप लोग ये काम करते हो, ठकुरैन करवा ले तू, तेरा बच्चा शेर की स्पीड से भागेगा। तो यू शुड। और अब तो ये भी चीज़ आ गई है, उस स्टडी में मैंने ये भी बताया था कि अब तो बच्चा भी डिज़ाइन खुद करा जा सकता है। बाल आपको जिस कलर के अपने बच्चे के करवाने, आइज़ का कलर जिस तरीके का चाहिए, हाइट जितनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। चाइना के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइना के साइंटिस्ट ने जिसको इसको ये कंडक्ट करा था, तो ये अगेंस्ट द नेचर
एक ब्लेम करके उसको उम्र कैद या फांसी दे दी गई थी चाइना में। ठीक है, तो अभी भी एक डिबेटेबल चीज़ चल रही है कि क्या इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी इस कदर जा सकती है क्या कि वो कुदरत के नियमों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर सके, स्पेशली बर्थ और डेथ के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो यू शुड नो दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर्स ओनली if the state did not play an extensive role in ensuring that small farmers also gains from the new technology। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? ठगराइन सबको मिला क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा? निर्भर हर एक स्टेट को मिला, हर एक किसान को मिला? नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रा कुछ कमियां बताओ। सबसे पहली कमी बताओ क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? लिमिटेशंस की बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बताओ जल्दी, क्या 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 सीखा आपने? हाँ, रीच उसकी ऑल ओवर इंडिया नहीं थी, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स में थी, है ना। दूसरा, सिर्फ इनिशियली तो सिर्फ 2 ही क्रॉप के लिए आया था, वीट और राइस। फिर फिर उसके बाद अगला बताओ क्या? एक सेकंड, आर्यन को बोले तो। एक मिनट, हाँ क्या आर्यन क्या कह रहे हो? हाँ, गरीब किसान थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और अफोर्ड किस किस चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे? अगर हमें HYV वैरायटी ऑफ सीड्स से अगर फसल उगानी है तो क्या क्या चाहिए? एक तो सीड्स खुद अपने आप में महंगे हैं, मतलब गरीब किसानों के लिए तो है ही ना महंगे आ रहे हैं। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हाँ भाई इतना तुम्हें फ़ायदा भी तो मिलेगा, तो ये तुम क्यों नहीं अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? भाई अफोर्डेबिलिटी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकता, कोई पर्सन अफोर्ड तो नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें अगर हम HYV वैरायटी ऑफ सीड से अगर वो फसल को अगर उगाते हैं तो? क्या? वाटर, अच्छा हाँ ठीक है, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, और सीड्स अपने आप में महंगे हैं। और क्या? और क्या लिमिटेशन? ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे, ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। वाटर लॉगिंग कंडीशंस में क्या हो जाएगा श्रेया? न्यूट्रिएंट लीचिंग, जिसकी वजह से फिर दिक्कत क्या होने लगी? न्यूट्रिएंट लीचिंग की वजह से 2 दिक्कत होती है श्रेया। जब ये HIV वैरायटी ऑफ सीड्स जब इंट्रोड्यूस करे गए ना, एक तो पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बहुत सारे स्टेट्स में किस चीज़ की कमी होने लगी? ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया। ठीक है, और लीचिंग की वजह से क्या हुआ? ग्राउंड वाटर का जो पानी था वो खराब हो गया, वो पोल्यूट होने लगा, है ना। ये सब लिमिट क्या ये? हाँ नैनो यूरिया बताया था ना मैंने, आप सबको याद है? छोटी सी बॉटल वो, है ना। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।